के बीच विद्युत धारा के बहने के मार्ग को सर्किट कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्या है? विद्युत स्रोत से निकलकर वैद्युत उपकरण में होते हुए पुनः विद्युत स्रोत तक आ जाने के मार्ग को आवेश के विद्युत स्रोत से निकलकर, ये आवेश जैसे निकला धनावेश, निकलकर विद्युत उपकरणों में होता हुआ पुनः विद्युत स्रोत तक पहुंचने के मार्ग को, पुनः विद्युत स्रोत के मार्ग तक पहुंचने को, चाहे सेल जैसे सेल से चला, फिर यहाँ आया रास्ते में, ये बल्ब में पहुंचाया विद्युत स्रोत में, फिर यहीं आके पहुंच गया। तो विद्युत स्रोत से निकलकर, विद्युत स्रोत से चलकर धनावेशों के अमीटर, वोल्टमीटर, स्विच, वैद्युत उपकरण, बल्ब, पंखा, हीटर, कूलर से होता हुआ पुनः विद्युत स्रोत तक आने के मार्ग को, आवेशों के चलने के मार्ग को, आवेशों के प्रवाहित होने के मार्ग को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट या रोजाना नाम से जो सर्किट कहते, सर्किट में कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ फॉल्ट आ गया है इसमें, तो इलेक्ट्रिक सर्किट माने रास्ता, पाथ, वैद्युत परिपथ कहते हैं इसको, वैद्युत परिपथ। आप देखते हो जो सड़क है वो क्या है? वाहन परिपथ है, वो वाहनों का परिपथ है। क्या सड़कें क्या है? वाहन का परिपथ है। ठीक, ये आपकी इलेक्ट्रिक क्या है? ये विद्युत परिपथ है, ये विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ किसे कहेंगे? विद्युत स्रोत से निकलकर वैद्युत उपकरणों से होते हुए पुनः विद्युत स्रोत तक आवेश के आने के मार्ग को, आवेश के चलने के मार्ग को, आवेश चलता है, ये अमीटर नहीं चलता है, वोल्टमीटर नहीं चलता, बल्ब नहीं चलता है, किंडी नहीं चलती, आवेशों के चलने के मार्ग को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब आइए, अब आपके दिमाग में अगर ये बात समझ में आ गई है तब समझोगे विद्युत धारा की तीव्रता। कहते हैं परिपथ के किसी एक बिंदु से, कुछ लोग कहते हैं विद्युत परिपथ के अनुप्रस्थ परिच्छेद भी आप जानते होंगे, उसके पहले बताया गया था। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या है? अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या कहते हैं इसको? क्रॉस सेक्शन। क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जैसे ये कलम, इसको हमने दो टुकड़े में काट दिया, ये दो टुकड़ा हो गया, देखिए ये दो हो गया, ये है एक क्रॉस सेक्शन से जो गोल सा दिखाई देता है। लकड़ी का बोटा आप देखते हो, काट देते तो इसे जो गोल सा दिखाई देता है वो हो गया क्रॉस सेक्शन। तो इस क्रॉस सेक्शन से, चाहे कहिए किसी एक बिंदु से आपने खड़े होकर के यहाँ पर गिनना शुरू किया कि भाई यहां से एक सेकंड में कितने आवेश गुजर गए, चाहे यहां से आप गिनो, चाहे यहीं खड़े होकर गिनो, चाहे यहां खड़ा होकर गिनो, चाहे यहां, क्योंकि ये मान्यता हमारी है कि जो भी आवेश निकला है, जो भी आवेश विद्युत स्रोत से निकलता है वो जरूर वापस आएगा। आप सोचते होगे कि भाई आवेश यहां से चला, हम का काट दिए तो कैसे आई, लेकिन मान्यता हमारी है कि ये जरूर यहां वापस आएगा, क्योंकि इतना तेजी चलता कि जब तक तू कटबो तब तक तो यहां पहुंच जाएगी। जैसे आपने प्रकाश में पहुंचा था कि अनंत से आने वाली सभी किरणें एक ही बिंदु से चले तब भी वापस में समांतर होती है। यही मान्यता यहाँ है कि जो भी आवेश यहां से चलेगा वो जरूर वापस आएगा, भले तार बीच में काट दिया जाए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो क्या हो गया? ये सेक्शन क्या हो गया? अनुप्रस्थ परिच्छेद से, चाहे कहो किसी एक बिंदु से, परिपथ के किसी एक बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ करंट। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्या होता है? आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। कैसे तीव्रता कहते हैं?
ये I इक्वल टू क्यू बाई टी कैसे आया? अब देखिए मैथमेटिक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इस बिंदु से आपने गिनना शुरू किया तो आपने देखा कि मान लीजिए 10 सेकंड तक आपने गिनना शुरू किया, 10 सेकंड तक आपने गिना, यहां से आपने देखा कि 120 क्या हो गए, चार्जेस पास हो गए। कितना आवेश? 120 कूलम आवेश पास हो गए। आवेश को मापने का पैमाना क्या है? कूलम। 120 कूलम आवेश पास हो गए कितने? 10 सेकंड में। तो आप निकाल लोगे कि 1 सेकंड में कितने पास होते हैं, वही विद्युत धारा की तीव्रता हो गई। तो आप कहोगे चूंकि 10 सेकंड में पास होते हैं 120 कूलम आवेश, इसलिए 1 सेकंड में पास होंगे कितने? तो हम जानते हैं आयकी के नियम जो आप बार बार चूंकि इसलिए लगाते हो, इसके बाद एक बटाई लाइन खींची जाती है। इस नीचे वाली गिनती को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, और दाहिने किनारे वाले का गुणा कर दिया 120। 10 10 जीरो कट गया, बराबर हो गया 12। तो क्या कहोगे? 12 क्या हो गए? 12 एम्पियर कहोगे। 12 एम्पियर की विद्युत धारा की तीव्रता 12 एम्पियर। अब क्यू बाई टी कैसे आया उसको देखिए। अब गौर कीजिए, आप यहां 10 सेकंड कहने के बजाय कहोगे माना कि किसी परिपथ में टी सेकंड में, 10 सेकंड के बजाय कहोगे टी सेकंड में, एक अक्षर मान लिया आपने, टी सेकंड में कुल क्यू कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। यहां 120 कूलम के बजाय क्यू कूलम कर दिया आपने, 10 सेकंड के बजाय टी सेकंड कर दिया। चूंकि टी सेकंड में प्रवाहित होते हैं क्यू कूलम आवेश, इसलिए 1 सेकंड में प्रवाहित हो गए कितने आवेश? तो आयकी के नियम फिर लगाइए, मैथमेटिक्स में जाइए, नीचे वाली गिनती को ऊपर कीजिए, ऊपर वाले को नीचे कीजिए, बगल वाले का गुणा कर दीजिए, बराबर हो जाएगा क्यू बाई टी। यह सूत्र कहां से आया? इस तरह से आया। आप जानते हो क्या? आपकी परिभाषा यही है कि किसी परिपथ के, फिर से आइए, किसी परिपथ के किसी एक बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ करंट कहते हैं। किसी एक बिंदु से एट एनी पॉइंट द नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू 1 second, passing through a point, number of charges passing through a point in the circuit in 1 second. अंग्रेजी में क्या कहोगे? The number of charges passing through a point in the circuit in 1 second is called intensity of current. In 1 second is called intensity of current. हिंदी में कहोगे परिपथ के किसी एक बिंदु, यहाँ कहीं एक बिंदु जैसे परिपथ के किसी एक बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। ये हो गया। अब इसका सूत्र निकालना होगा, I बराबर क्यू बाई टी। तो कहोगे माना टी सेकंड में किसी एक बिंदु से क्यू कूलम आवेश गुजर रहा है, तब हम कह सकते हैं चूंकि टी सेकंड में गुजरते हैं क्यू कूलम आवेश, इसलिए 1 सेकंड में गुजरेगा क्यू बाई टी। इस तरह से यानी I इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देखिए, अब ये I इक्वल टू क्यू बाई टी, अब विद्युत धारा की तीव्रता की परिभाषा दूसरे ढंग से भी अब करेंगे हम क्या कहेंगे? क्यू बाई टी को हम कह सकते हैं क्यू तथा टी का अनुपात। इस बटाई लाइन को हम लोग रेशियो या अनुपात कहते हैं। तो कहोगे द रेशियो ऑफ चार्ज विथ टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ करंट। रेशियो ऑफ चार्ज विथ टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंटेंसिटी ऑफ करंट। तो क्या कहोगे? आवेश तथा समय, ये टी क्या है? समय, टाइम। ये आवेश है, क्यू कूलम है। तो आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। ठीक, विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। अब अगर हम टी को 1 मान ले तो क्या कहेंगे? I इज इक्वल टू क्यू बटा 1 मैंने बराबर क्यू। तो हम कहते हैं 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा ही को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। इस तरह भी कह लेते हैं। तो कई तरह की परिभाषा हो गई, 3 तरह की हो गई। पहली परिभाषा क्या हो गई? किसी परिपथ के किसी एक बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ करंट कहते हैं। दूसरी परिभाषा हो गई आवेश तथा समय के अनुपात को
विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। तीसरी परिभाषा हो गई Q/A। क्या कहोगे? 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा को ही विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। अब आइए, विद्युत धारा की तीव्रता की इकाई क्या होती है? जैसे यूनिट आपने देखा, आवेश की इकाई क्या है? कूलम। आवेश की इकाई माने मापने का पैमाना। यूनिट माने इकाई या मात्रक कहते हैं इसको। मात्रक या यूनिट या इकाई किसी चीज के मापने का पैमाना। जैसे वजन नापने का पैमाना किलोग्राम, दूरी नापने का पैमाना मीटर, समय मापने का पैमाना सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, महीना, वर्ष के तमाम पैमाने। तो यूनिट, आवेश की यूनिट क्या है? कूलम। इसकी क्या है? कूलम। क्या है इसकी इकाई? कूलम होती है। अब आइए, विद्युत धारा की तीव्रता की इकाई क्या होती है? क्या होती है? कैसे निकालोगे? किसी राशि की, जैसे विद्युत धारा एक राशि है, विद्युत धारा की तीव्रता एक राशि है, विभवांतर एक राशि है, प्रतिरोध एक राशि, तमाम राशियां। तो जिस राशि की आपको यूनिट निकालनी हो, क्या निकालनी हो? यूनिट निकालनी हो, इकाई निकालनी हो, मात्रक निकालना हो, उससे संबंधित कोई आप सूत्र अपने मन में सोचिए। तो हमने देखा कि भाई हमको विद्युत धारा की तीव्रता की इकाई निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ करंट। तो कहोगे हम जानते हैं I = QIT। तो कहोगे, अब इसी समीकरण को देखो, ये समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा व्यंजक जिसके बीच में कहीं बराबर का चिन्ह लिखा, तो ये हो गया क्या? ये हो गया समीकरण। यहाँ कहीं बराबर का चिन्ह नहीं लिखा है तो बहुत हम लिख डाले हैं, इकुल का व्यंजक है, ये सब व्यंजक। ये क्या हो गया? समीकरण या इक्वेशन हो गया। बराबर का चिन्ह बीच में कहीं लिखा हो किसी व्यंजक में तो उसको हम समीकरण या इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन में आप देखोगे तो कहोगे I का मात्रक बराबर, ध्यान से देखिए, I का मात्रक बराबर Q का मात्रक बटे T का मात्रक। I का मात्रक बराबर Q का मात्रक बटे T का मात्रक। तो Q का मात्रक है कूलम। क्या है? कूलम। समय का मात्रक है सेकंड। आप कहोगे सेकंड का नहीं, मिनट की का नहीं है, घंटा है, लिख सकते थे, लेकिन दुनिया के लोगों ने मान्यता माना है कि भाई हम समय को सेकंड में ही नापेंगे। बहुत सी। अब इसी तरह से जैसे आपने कह दिया कि वजन नापने के बहुत से पैमाने हैं। क्या है? छटाक है, सियर है, मानी है, इसको तमाम पैमाने हैं, कुंटल है। तो हम क्या मानेंगे? लोगों ने मान लिया कि भाई हम सिर्फ क्या मानेंगे? ना ग्राम मानेंगे, ना कुंटल मानेंगे, कुछ नहीं। हम क्या ना शेयर मानेंगे, क्या मानेंगे? हम इसको किलोग्राम मानेंगे। क्या? दुनिया के लोगों ने मिल करके मीटिंग किया और कहा भाई एक ही पैमाना होना चाहिए। भारत वाले कुछ और पैमाने में नाप के बताएं। वे कहा हमारे यहाँ इतना मानी पैदा है, रूस वाला कहा मेरे इतना किलोग्राम है, और इंग्लैंड वाला कहा इतना पाउंड है, तो कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो सारे लोगों ने मिल करके नियम बनाया, उसको हम कहते हैं MKS प्रणाली। MKS तरीका, MKS पद्धति। यम माने मीटर, भाई दूरी नापना मीटर में ही नापोगे, इंच और फुट और कुछ में नहीं, जरीब में नहीं। तो किसमें? मीटर में। दूरी को सदैव मीटर में, द्रव्यमान या वजन को सदैव किलोग्राम में, सभी को हम सेकंड में नापेंगे। तो ऐसी पद्धति जिसमें दूरी को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से नापा जाता है, उसे हम MKS पद्धति कहते हैं। तो अब आइए क्या हो गया? और आवेश को इसी MKS पद्धति को और आगे बढ़ाया गया, तो कहा गया आवेश को हम कूलम में नापेंगे। कुछ लोग माइक्रो कूलम और कहते हैं, बहुत से और भी इकाइयां होती है, लेकिन स्टैंडर्ड माना गया कि हम कूलम में ही नापेंगे। तो एक आवेश के नापने की इकाई कूलम हो गई, समय की हो गई सेकंड। तो विद्युत धारा की तीव्रता I की इकाई हो गई कूलम बटे सेकंड। पूछा जाए विद्युत धारा की तीव्रता की इकाई क्या, तो कहोगे कूलम बटे सेकंड। अब कहोगे इसकी इकाई कूलम बटे सेकंड होगी। इस कूलम बटे सेकंड को और शॉर्ट नाम दे दिया गया, तो कहा जाता है इसको एम्पियर कहो। भाई कूलम बटे सेकंड के बजाय एम्पियर कह दो। एम्पियर एक वैज्ञानिक के सम्मान में कह दिया गया। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। अब आइए देखिए थोड़ा, इसके पहले भी हमने बताया था आपके बारे में, सेल के बारे में फिर से देखिए।
ठीक हाँ ठीक ये ठीक। तू बताया तो कहने का काफी टाइम और नोट के रखा है कुछ तू बतावा है दोहरिया ना वो ना ये कुछ समझे में नहीं। अब हम एक चीज और उसमें सेल फिर से देखेंगे सेल क्या चीज होती है CELL सेल बैलों में जाइए तो सेल माने कोशिका होता है घर पे आइए तो सेल माने कोठरी होता है ये है नहीं तो यह है सेल सेल के माने इकाई भी होता है कहीं कहीं तो यह हमारा सेल जो है यहाँ पर क्या होता है नियंत्रण सेल किसे हम कहेंगे बताओ सेल किसे कहते हैं नियंत्रित विद्युत धारा नहीं प्रदान करने वाली निरंतर विद्युत धारा प्रदान करने वाली युक्ति को सेल कहते हैं निरंतर विद्युत धारा प्रदान करने वाली युक्ति को सेल कहते हैं युक्ति माने जुगाड़ या व्यवस्था या अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइस क्या है डिवाइस या युक्ति या जुगाड़ तो भाई कोई जुगाड़ लगाओ कोई व्यवस्था कीजिए कोई लोग व्यवस्था कहते हैं कोई लोग जुगाड़ कहते हैं कोई लोग युक्ति कहते हैं तो a device supplying continuous electricity is called cell continuous supply a device providing माने प्रदान करने वाली a device providing continuous supply of electric current is called cell a device providing continuous supply of electricity is called cell अब देखिए सेल क्या होती है सेल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं दो समांतर रेखाओं से एक बड़ी एक छोटी रेखा रहती है इसको हम कहते हैं धनोज इसको कहते हैं ऋणोज छोटी वाली को अब इसमें एक ऐसे सीधी रेखा इसे खींच देते हैं इसको कहते हैं कनेक्टिंग वायर इधर भी इसे खींच देते हैं भी एक कनेक्टिंग वायर इस सेल ना इसीलिए तो नहीं होगा अब आपके दिमाग में होना चाहिए सेल है क्या शुरू में आपको देखेंगे शुरू में जो आविष्कार हुई पहली सेल उसको कहते हैं वोल्टेइक सेल क्या है अच्छा फिर देखिए सेल की दूसरी परिभाषा है पहली तो यह हो गई कि निरंतर विद्युत धारा प्रदान करने वाली युक्ति को सेल कहते हैं अब फिर आती है दूसरी परिभाषा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को सेल कहते हैं रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को सेल कहते हैं ए डिवाइस कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाली युक्ति को डिवाइस को सेल कहते हैं चाहे कंटिन्यूअस सप्लाई देने वाली व्यवस्था को सेल कहते हैं अच्छा अब ये सेल वास्तव में है क्या फिर से देखिए इसको मैं पहले पढ़ा चुका हूं लेकिन आज फिर बताना है क्योंकि जब तक ये आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा विद्युत धारा आपके समझ में नहीं आएगी और ये क्लियर हो गया विद्युत धारा आप चुटकी बजाते हुए सारे प्रश्न हल कर ले जाओगे वोल्टा ने क्या किया है एक उन्होंने बर्तन लिया यह है एक बर्तन कुचालक बर्तन का मतलब कांच का बर्तन हो सकता है प्लास्टिक का बर्तन हो सकता है या जो भी वस्तु कुचालक हो चीनी मिट्टी है वो भी कुचालक होती है तो एक उन्होंने बर्तन लिया इसमें उन्होंने सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल भर लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल तनु माने हल्का H2SO4 यह है सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहते हैं या रासायनिक नाम इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल लेकिन सही नाम है हाइड्रोजन सल्फेट यह हाइड्रोजन है दो तरह का आयनों से यह हाइड्रोजन सल्फेट इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई ये सब आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा जब तक ये फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा आप विद्युत धारा चीजें समझ पाओगे ये क्या है इलेक्ट्रोलाइट इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं ऐसे कंपाउंड या ऐसे ये यौगिक है दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बना भिन्न गुण वाला रखने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है ये यौगिक क्या है ये अपने आयनों में टूट जाता है क्या होता है अपने आयनों में टूट जाते हैं तो ऐसे पदार्थ ऐसे यौगिक
जो अपने विलयन में आयनों के रूप में चले जाते हैं, अपने आयनों के रूप में हो जाते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य। ये H2SO4 है, ये क्या होता है, ये टूट जाता है, ये उत्क्रमणीय क्रिया, टूटता फिर जुड़ता है, टूटता है जुड़ता है, इस तरह होता रहता है। ये हो गया टूटना जुड़ना। ये हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है और सल्फेट आयन में टूट जाता है। सल्फेट में -2 चार्जेस है, 2H आयन। हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन है, धन आयन है, ऋण आयन, आयनों में टूट जाता है। तो ऐसे यौगिक जो अपने विलयनों में, चाहे जलीय विलयन हो चाहे और कोई विलयन हो, सामान्यतः जलीय विलयनों में अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो इनको हम कहेंगे H2SO4 एक विद्युत अपघट्य है। तो एक विद्युत अपघट्य उन्होंने लिया, फिर उन्होंने क्या किया, इसमें एक छड़ डुबो दिया, जिंक की, यह है जस्ते की छड़ है, जिंक की छड़, ये धातु है। एक दूसरी छड़ उन्होंने डुबाया तांबे की, ये देखो ये कॉपर की छड़ है, तांबे की। हम जानते हैं, अभी आपको बताया था, जितनी भी धातुएं हैं उनमें कुछ न कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, वाहतम कक्षा में उपस्थित ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपने परमाणुओं को छोड़ करके क्या होते हैं, कहां चले जाते हैं, परमाणुओं को छोड़ करके परमाणुओं के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें चले जाते हैं। क्या होती है, अंतराकाश उन्हें कहते हैं, अंतराकाश में चले जाते हैं। आकाश, अंतराकाश माने ना आकाश में नहीं चले जाते, उन परमाणुओं के बीच में, जैसे देखिए ये एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, चौथा परमाणु, पांचवा परमाणु, छठवां परमाणु, सातवां, आठवां, नौवां, ये परमाणु। अब ये मान लीजिए तांबे का परमाणु, ये सब है, ये इलेक्ट्रॉन निकल करके है यहाँ चला हुआ, अंतराकाश अंतराकाश में चले जाते हैं, टालत घूमते अपना। जैसे घर में रहने वाले शरारती बच्चे घर के छोड़ करके गली कूचों में घूमने लगते हैं, तो ये अंतराकाश हो गया। अंतराकाश में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन या आवारा इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, ये अपने माँ बाप यानी अपने इस न्यूक्लियस जो नाभिक है, प्रोटॉन जो खींचता है उसको नहीं जाने देता है, लेकिन उससे दूर भाग जाते हैं, उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते। तो ऐसे ही जितनी धातुएं हैं सब में कुछ न कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी चालक हैं सब में कुछ न कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जस्ता के अंदर भी कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कॉपर में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये क्या चाहता है, जस्ता देखिए ध्यान से, आप कैसे ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसे बदल रही है, इसको दिखाना है हमारा मकसद। फिर से देखिए, कल बताया गया था, आज भी फिर इसलिए बता रहा, क्योंकि जब तक ये नहीं क्लियर होगा कुछ समझ। जिंक क्या करता है,